हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंडिया ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटीज की। होती क्या है, उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उनके सोर्सेज देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और हम उन्हें कंट्रोल कैसे करते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये इम्प्योरिटीज कंट्रोल कैसे की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ये, और डी फार्म फर्स्ट ईयर में भी ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो इससे जनरली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप फटाफट चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, हमारे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपको जानना है मैं इसे कहाँ से पढ़ा रही हूँ तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं इम्प्योरिटी की डेफिनेशन से। इम्प्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? कोई भी ऐसा अनवांटेड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए था प्रिपरेशन में, या कोई भी ऐसा फॉरेन मटेरियल जो हमारी प्रिपरेशन में ऐड हो गया, उसे हम क्या बोल देंगे? इम्प्योरिटी बोल देंगे। इम्प्योरिटी टॉक्सिक भी हो सकती है और नॉन टॉक्सिक भी हो सकती है। ठीक है, हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है और हानिकारक नहीं भी हो सकती है। लेकिन फिर भी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इम्प्योरिटी फ्री रखा जाता है, क्योंकि जो फाइनल प्रिपरेशन होती है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते। देखिए, कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जिन्हें हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ, हमारा सब्सटेंस क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, या इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया। जैसे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, या उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, या उसकी ऑर्डर चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो हम नेकेड आइज से, मतलब ऐसे देख के नहीं पता कर सकते। जैसे स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म, मैंने आपको एक वीडियो में इसका बताया था। स्यूडो मतलब झूठा, फॉल्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अगर एक क्रिस्टल, मतलब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टल फॉर्म में रहता है तो उसे क्या बोल देंगे? पॉलीमॉर्फिज्म। किसी क्रिस्टल में के क्रिस्टल लैटिस में अगर कोई वाटर या कोई और सॉल्वेंट इंटरप्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते थे? स्यूडो पॉलीमॉर्फिज्म। तो वो भी एक इम्प्योरिटी की कैटेगरी में आती है। ठीक, तो ये हो गई इम्प्योरिटी की डेफिनेशन, जो हमारे प्योर सॉल्वेंट को या प्योर सब्सटेंस की क्या करती है? क्वालिटी को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, और क्वालिटी एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। देखिए, कुछ इम्प्योरिटीज टॉक्सिक होती है, फॉर एग्जांपल लेड, आर्सेनिक, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कुछ क्या होती है? नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक इम्प्योरिटीज वो इम्प्योरिटीज होती है जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस नहीं करती हैं हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है, जैसे अगर हार्ड सोप में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए। ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज क्या होती है? इनकम्पेटिबिलिटी कर देती है एपीआई और एक्सिपिएंट में। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इनकम्पेटिबिलिटी मतलब होता है किसी पर्टिकुलर दो कंपाउंड के बीच में, या दो से ज्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं, उनके नेचर में डिफरेंस आ जाना। ठीक है, यहाँ पे एपीआई और एक्सिपिएंट में इनकम्पेटिबिलिटी कैसे हो सकती है? कोई ऐसे कंपाउंड ऐड हो जाना कि एपीआई और एक्सिपिएंट में फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाए, यानी कि उन दोनों का फिजिकल नेचर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए। ठीक है, और उसके बाद केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है, यानी कि केमिकल कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाए और कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट बन जाए। नेक्स्ट आता है जो इम्प्योरिटीज हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो जैसे प्रेजेंस ऑफ KiO3 इन KI सॉल्यूशन। फिर आता है कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर की वजह से अराइज होती है, फॉर एग्जाम्पल मॉइस्चर। देखिए, मॉइस्चर जहाँ पे भी प्रेजेंट होता है ना, वहां पे कंटेमिनेशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। और अगर हमारा सब्सटेंस हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर उस नेचर का हमारा सब्सटेंस है तो वहां पे दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और क्या होगा? डिग्रेड हो जाएगा। और कुछ इम्प्योरिटीज क्या होती है? हमारे कलर को, हमारे टेस्ट को, इन सारी चीजों को चेंज कर देती है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये सारी टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी हुई। अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। देखिए, अगर आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है या डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो ये सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी में पहला आता है रॉ मटेरियल। एक सिंपल प्रोसेस से समझते हैं, चाय बनाने की प्रोसेस से। चाय बनाने की प्रोसेस में हमारे पास रॉ मटेरियल क्या क्या है? पानी, दूध, और उसके बाद चीनी, चाय पत्ती। ठीक है,
ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, रॉ मटेरियल है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, चाय बनी, ठीक है। प्रोसेस क्या रही इसके बीच में कि हम लोगों ने पहले पानी रखा, फिर चाय पत्ती डाली, ये सारी बॉईल करा, इन सबको मिक्स करके और फाइनल चाय बनाई। इसके बीच की प्रोसेस क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो देखिए इम्प्योरिटी अगर हमारी रॉ मटेरियल में ही आ गई तो क्या हमारी चाय अच्छी बन पाएगी, नहीं बनेगी, उसमें भी इम्प्योरिटी आएगी। तो ऐसे ही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी रहता है। ड्रग हम लेके आ गए, एक्सिपिएंट हम लेके आ गए, लेकिन अगर हमारी ड्रग में कोई इम्प्योरिटी है या एक्सिपिएंट में कोई इम्प्योरिटी है तो फाइनल फॉर्मुलेशन में इम्प्योरिटी आएगी ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए बिस्मथ सॉल्ट में सिल्वर, कॉपर और लेड ये प्रेजेंट ही होता है, ठीक है। तो इम्प्योरिटी इसमें प्रेजेंट ही है। इम्प्योरिटी डजंट मीन कि वो हार्मफुल ही है या कुछ गंदगी ही है। देखिए इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो हमें उस प्रोसेस में नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टैबलेट बना रहे हैं, ठीक है, बैच ए की टैबलेट बना रहे हैं, हमने बैच ए कंप्लीट कर लिया, हमने प्रॉपरली वॉशिंग नहीं करी और कुछ कंपाउंड या कुछ सब्सटेंस उसमें रह गया इक्विपमेंट में, हमने सेकंड बैच बी की प्रोसेस स्टार्ट कर दी टैबलेट बनाने की, और जो उसका बैच ए का सब्सटेंस था बैच बी में मिक्स हो गया। बैच ए के लिए वो यूजफुल था लेकिन बैच बी के लिए क्या हो गया, वो इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है। वैसे ही बिस्मथ सॉल्ट में जो सिल्वर, कॉपर और लेड है यहाँ उसके लिए क्या हो गई, इम्प्योरिटी हो गई, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखिए फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन क्या है, सोडियम कंपाउंड बनाना है, रॉ मटेरियल क्या है, सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट, ठीक है। इम्प्योरिटी क्या क्या आ गई, क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बिस्मथ कंपाउंड है, बिस्मथ सॉल्ट रॉ मटेरियल है, और इम्प्योरिटी क्या आ गई, लेड, कॉपर एंड सिल्वर। नेक्स्ट आता है प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग किस प्रोसेस से बना रहे हैं, क्या क्या इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उनसे क्या क्या इम्प्योरिटीज आ सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, जिस पाइप से, जिस स्टीम पाइप से वाटर सप्लाई हो रहा है, वाटर आ रहा है, उसमें क्या आ सकती है, लेड ऐड हो सकता है, और वो क्या कर सकता है, हमारी ड्रग को इम्प्योर कर सकता है, खराब कर सकता है, ठीक है। लेड तो वैसे भी क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर आता है। उसके बाद क्या होता है, अगर हमने अपने सॉल्वेंट को किसी मेटेलिक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है तो देखिए लीचिंग इफेक्ट होता है, कुछ ट्रांस एलिमेंट मेटल के हमारे सॉल्वेंट में आ सकते हैं और उसे खराब कर सकते हैं। वैसे ही कुछ इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं, उनका क्या हो सकता है, कुछ ट्रांस एलिमेंट हमारे सब्सटेंस में आ सकते हैं या प्रोडक्ट में आ सकते हैं और उसे कंटामिनेट कर देते हैं। देखिए ये तो हो गई इम्प्योरिटी की बात, मतलब जैसे कंटामिनेशन की चांसेस या इम्प्योरिटी आने की चांसेस किसमें हो सकते हैं। देखिए प्रोसेस या तो सिंगल स्टेप होगी या मल्टीपल स्टेप होगी। सिंगल स्टेप में कम चांसेस है इम्प्योरिटी आने के, मल्टीपल स्टेप में ज्यादा चांसेस है क्योंकि ज्यादा इक्विपमेंट वगैरह यूज होंगे, ठीक है, और ज्यादा लंबी प्रोसेस चलेगी तो कंटेमिनेट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये तो हो गई इम्प्योरिटी की बात। लेकिन अब इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो देखिए ये विद इन द प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद फाइनल प्रोडक्ट तक का विद इन द प्रोसेस चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल वाले। तो ये लोग क्या करते हैं, सैंपल वगैरह लेते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या कोई कंटेमिनेशन हुआ है या क्या कोई इम्प्योरिटी है ये। फिर क्वालिटी एश्योरेंस वाले, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस वाले उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, तब जाके जो प्रोडक्ट है वो सेकंड स्टेप में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट यूज्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। हम चावल बनाते हैं, चावल डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। क्या हमें फाइनल प्रोडक्ट में जो हमारा चावल बन जाता है उसमें भी हमें पानी चाहिए होता है? नहीं चाहिए होता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसे एक सॉल्वेंट सिस्टम प्रोवाइड कराना होता है पकने के लिए चावलों को, और हमें चाहिए कि फाइनल प्रोडक्ट में वो पानी पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए। ऐसे ही सिस्टम है कि हमें क्या है, हमने कोई रिएजेंट ऐड किया किसी चीज को सॉल्युबलाइज करने के लिए, लेकिन हमें फाइनल प्रोडक्ट में वो रिएजेंट नहीं चाहिए। एग्जाम्पल है ammoniated mercury is synthesis by reacting mercury chloride and ammonia solution। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, मर्क्यूरी क्लोराइड को अमोनिया सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के लिए। लेकिन जो क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हमें क्या चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं चाहिए,
ठीक है। तो इसलिए मतलब जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं उसे हमें फाइनल प्रोडक्ट में नहीं चाहिए, तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा या इवेपोरेट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो भी क्या हो जाएगा, एक इम्प्योरिटी की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट आते हैं रिएजेंट्स एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट अदर इम्प्योरिटी। देखिए इसमें हमने क्या किया, हमने कोई रिएजेंट ऐड किया इम्प्योरिटी को हटाने के लिए, लेकिन अगर वो रिएजेंट ही इम्प्योर हो गया फिर। एग्जाम्पल से समझते हैं, चावल को कीड़ा लगने से बचाने के लिए हम लोग उसमें हल्दी ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर वो हल्दी इम्प्योर हुई फिर, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि जो एक्सेस ऑफ सल्फेट होता है उसको रिमूव करने के लिए हम पोटेशियम ब्रोमाइड को ऐड करते हैं, लेकिन जो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है वो भी बेरियम के कुछ ट्रांस एलिमेंट वगैरह कंटेन करता है, तो वो एज अ इम्प्योरिटी वर्क करता है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, सॉल्वेंट्स और व्हीकल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले क्या करनी पड़ती है, हमें उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। हमने जिस सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करी है, अगर वो व्हीकल या वो सॉल्वेंट ही इम्प्योर हो गया, फिर क्या करेंगे, जितने भी सिरप सस्पेंशंस वगैरह बना रहे हैं इसमें हम लोग कोई एक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग ड्रग को डिसॉल्व कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट ही इम्प्योर हो गया। फिर जब भी हम लोग कोई प्रिपरेशन बनाते हैं तो ड्रग की प्योरिटी तो ठीक है, वो तो मेन है, लेकिन हमें सॉल्वेंट की प्योरिटी भी चेक करनी पड़ती है। देखिए ये एक टेबल है एग्जांपल के लिए, टैप वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, सोडियम, ये सारी क्या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद डीमिनरलाइज्ड वाटर में भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इसलिए जब भी हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस बनाते हैं हमेशा हम लोग डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी है इक्विपमेंट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, और क्या वो इक्विपमेंट प्रॉपरली वॉश्ड है, किस मेटल के बने हुए हैं, ये चीजें जाननी जरूरी होती हैं, क्योंकि उनसे भी क्या हो सकती है, इम्प्योरिटी आ सकती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग लैब में काम करते हैं, आपको जितने भी ग्लासवेयर्स वगैरह दिए जाते हैं, आपके टीचर बोलते हैं कि इनको प्रॉपरली वॉश कर लीजिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी फॉर्मुलेशन में कोई भी इम्प्योरिटी ना आए। और दूसरी चीज, जितने भी हम लोग इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं वो किस मेटल से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आयरन में जो इम्प्योरिटी होती है वो आर्सेनिक की होती है, ठीक है। सोडा ग्लास में किसकी होती है, एल्कलाई इम्प्योरिटी होती है। स्टीम और वाटर पाइप में लेड की इम्प्योरिटी होती है। तो ये लीचिंग इफेक्ट दिखा सकते हैं और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट जनरेटेड ड्यूरिंग द सिंथेसिस। हमारे केमिकल रिएक्शन के बीच में कोई इंटरमीडिएट जनरेट हो गया और वो फाइनल प्रोडक्ट में टोटली कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो एक इम्प्योरिटी की तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम आयोडेट कभी कभी टोटली कन्वर्ट नहीं होता है पोटेशियम आयोडाइड में, तो क्या हो जाता है, वो एक इम्प्योरिटी की तरह वर्क करता है। अब इम्प्योरिटी ड्यू टू स्टोरेज कंडीशन क्या क्या हो सकती है। देखिए इम्प्योरिटी स्टोरेज कंडीशन में कैसे आ सकती है, हमें ड्रग को किस कंटेनर में स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल जितने भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होते हैं या तो उनमें एलो पैकिंग की जाती है, एल्यूमिनियम की पैकिंग की जाती है, उनको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर किया जाता है। आप लोगों ने जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देखे होंगे उसके पीछे एक लाइन लिखी जाती है, स्टोर इन कोल्ड एंड डार्क प्लेस, क्योंकि हीट और लाइट ऐसी चीज है कि बहुत सारे सब्सटेंस उससे क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं। क्या आता है, हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन, हाइड्रेशन, ये कौन सी मेथड हम लोग केमिकल फॉर्मुलेशन में यूज कर रहे हैं, इन सब से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। डिफेक्ट्स इन प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, हम कोई, ये मैनुअल एरर भी हो सकता है, मशीनरी एरर भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल इंट्रैक्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम लोग ने मिक्सिंग अच्छे से नहीं कर रखी है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया हुआ है, पीएच कंडीशन मेंटेन नहीं करी है, तो क्या हो जाएंगी, इम्प्योरिटी आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड, वर्किंग प्लेस जहां पे हम लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वहां पे से अगर कोई इम्प्योरिटी आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्यूल के ट्रांस एलिमेंट आ जाते हैं, कोई डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, केमिकल प्रेजेंट है वर्किंग प्लेस में, उसकी वजह से कंटेमिनेशन हो जाता है, क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ता है, तो वो क्या हो गए, मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसका ग्रुप लिंक नीचे दे दूंगी। तब तक का थैंक यू।